नमस्कार। आज हम मानसून के ताज़ा हालात पे एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। हमारे पास कुछ हालिया समाचार रिपोर्टें हैं जो बता रही हैं कि देश के कुछ हिस्सों से तो मानसून की विदाई शुरू हो गई है, लेकिन साथ ही दूसरे कई इलाकों में, खासकर पहाड़ी राज्यों में, इसने भयंकर तबाही मचाई हुई है। जी। तो आज हम इन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पे समझने की कोशिश करेंगे कि भाई आखिर चल क्या रहा है, कहाँ कितनी गंभीरता है और आगे का अनुमान क्या लगाया जा रहा है। और ये जो एक विरोधाभास सा दिख रहा है कि एक तरफ वापसी की बात हो रही है और दूसरी तरफ इतनी भारी बारिश और बाढ़, ये क्यों? ठीक है, चलिए इस जानकारी को जरा खोलते हैं। शुरुआत शायद सबसे झकझोर देने वाली खबरों से करते हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ मानसून का रौद्र रूप एक बार फिर देखने को मिला है, जबकि हम मानसून के जाने की बातें भी सुन रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? बिल्कुल, ये विरोधाभास शायद सबसे ज्यादा यही नजर आता है। हाँ। उत्तराखंड में देखिए, देहरादून के पास सहस्त्रधरा में जो हुआ वो असल में एक बादल फटने जैसी घटना थी। मतलब एक बहुत छोटे से इलाके में अचानक बेहिसाब बारिश हो गई। अच्छा। नतीजा ये हुआ कि नदी का पानी एकदम से तेजी से बढ़ गया और कई लोग उसमें फंस गए। हाँ, मैंने सुना है कि बचाव कार्य भी हुआ फिर। जी, गनीमत रही कि एसडीआरएफ मतलब स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल ने तेजी से काम किया और करीब 2 घंटे में ही सबको सुरक्षित निकाल लिया गया। लेकिन इस घटना की तीव्रता का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि देहरादून हरिद्वार हाईवे पर बना एक पुल तक बह गया और जो मशहूर टपकेश्वर मंदिर है वहां भी भारी मलबा घुस गया। काफी नुकसान की खबर है। और हिमाचल से तो तस्वीरें और भी डराने वाली आ रही हैं। मंडी जिले से जो खबरें हैं। हाँ, हिमाचल में भी स्थिति गंभीर है। मंडी के धर्मपुर इलाके में भूस्खलन और बाढ़ ने बहुत ज्यादा नुकसान किया है। वहां एक बस स्टैंड पर खड़ी करीब 20 से ज्यादा गाड़ियां, जिसमें बसें भी शामिल थीं, वो पानी के तेज बहाव में बह गईं। बाप रे, 20 गाड़ियां? जी। और इसी तरह मंडी के ही एक और गांव, प्रगत गांव में एक मकान ढह गया। उसमें एक ही परिवार के 5 लोग दब गए, जिनमें से दुर्भाग्यवश 3 की जान चली गई और 2 को बचाया जा सका। शिमला में भी ऐसी ही खबर है, करीब 20 गाड़ियां मलबे में दबीं। ये सुनकर ही सिहरन होती है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, ये पहाड़ी इलाकों में ही इस तरह की अचानक इतनी तीव्र तबाही क्यों मचती है, खासकर तब जब हम सुन रहे हैं कि मॉनसून कमजोर पड़ रहा है? देखिए, यहाँ दिलचस्प बात यही है, जो पहाड़ी इलाके हैं ना, उनकी भौगोलिक बनावट ही कुछ ऐसी है कि वो इस तरह की घटनाओं के प्रति ज्यादा संवेदनशील, मतलब वल्नरेबल होते हैं। ढलान वाली जमीन होती है, तो जब अचानक बहुत तेज बारिश होती है, जैसे बादल फटने पर, तो पानी बहुत तेजी से नीचे आता है और वो अपने साथ मिट्टी, पत्थर सब बहा ले जाता है। इसी से भूस्खलन और अचानक बाढ़, जिसे फ्लैश फ्लड कहते हैं, वो आती है। अच्छा, तो ये तेज ढलान और अचानक बारिश का मेल है। बिल्कुल। और चिंता की बात यह है कि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए इन दोनों ही राज्यों में, यानी उत्तराखंड और हिमाचल में, फिर से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ओहो, मतलब खतरा अभी टला नहीं है? जी नहीं। तो भले ही देश के कुछ हिस्सों से मानसून की वापसी की बात हो रही हो, इन इलाकों में खतरा अभी भी बना हुआ है। ये मानसून की जो जटिलता है, उसका एक पहलू है ये। वाकई, ये जटिलता तो चिंता बढ़ाती है। अच्छा, पहाड़ों की इस तबाही के बीच चलिए अब जरा मैदानी इलाकों का रुख करते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश, जहां बाढ़ की स्थिति तो पहले से ही बनी हुई थी, वहां क्या हाल है? क्या वहां कुछ राहत मिली है? देखिए, राहत तो नहीं कह सकते, बल्कि बिहार में स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है। गंगा नदी कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मुंगेर जिले के तो 6 प्रखंड, मतलब ब्लॉक्स, पूरी तरह पानी में डूबे हुए बताए जा रहे हैं। 6 प्रखंड? जी। और पटना, वैशाली, दरभंगा समेत 5 जिलों में तो रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसका मतलब है कि लाखों की आबादी प्रभावित है। और बारिश का अनुमान क्या है वहां के लिए? क्या ये रुकेगी या अभी और चलेगी? अनुमान तो यही है कि अगले 3-4 दिनों तक वहां लगातार बारिश हो सकती है। ओहो। तो इसका मतलब ये है कि बाढ़ की स्थिति शायद और बिगड़े या कम से कम जल्दी सुधरने की उम्मीद तो कम ही लग रही है। उत्तर प्रदेश में भी तो पिछले दिनों काफी बारिश हुई है। जी। लखनऊ में सुना 10 घंटे लगातार बारिश हुई और वो अयोध्या एयरपोर्ट वाली खबर भी थी कि छत टपकने लगी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में भी मानसून का असर काफी व्यापक रहा है। लखनऊ की वो लगातार बारिश और करीब 65 जिलों में अलर्ट जारी किया गया था, वो इसी का संकेत है।
और अयोध्या एयरपोर्ट वाली घटना, हाँ, वो ये बताती है कि लगातार बारिश का असर जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचा, उस पर भी पड़ता है। आगरा में यमुना का जलस्तर थोड़ा कम जरूर हुआ है, ऐसी खबर है, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है, इसलिए अलर्ट वहां भी जारी रखा गया है। तो मतलब ये हुआ कि मैदानी इलाकों में भले ही वो पहाड़ी इलाकों जैसी बादल फटने वाली घटना ना हो, लेकिन बाढ़ का असर ज्यादा लंबे समय तक रहता है। बिल्कुल सही। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो गंगा और यमुना जैसी जो बड़ी नदियां हैं, वो अपने ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों, मतलब जो कैचमेंट एरियाज हैं, पहाड़ों में या ऊपरी मैदानों में, वहां से आने वाले पानी पर धीरे धीरे प्रतिक्रिया करती हैं। अच्छा। तो होता यह है कि भले ही लोकल लेवल पे बारिश कम हो जाए, पीछे से जो पानी आ रहा है उसकी वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ा रहता है और बाढ़ की स्थिति कई बार हफ्तों तक बनी रह सकती है। तो ये अलर्ट्स इसीलिए जारी रहते हैं। जी हाँ, ये अलर्ट्स इसी लगातार बने हुए जोखिम को दर्शाते हैं। ये मानसून के प्रभाव का एक दूसरा पहलू है, धीमा असर लेकिन व्यापक असर। समझ गई। तो कहीं अचानक तबाही, कहीं लंबे समय तक चलने वाली बाढ़, ये जो भिन्नता है ये वाकई देखने लायक है। जी हाँ। अच्छा, अब थोड़ा मध्य और पूर्वी भारत की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश और झारखंड, वहां की क्या स्थिति सामने आ रही है इन रिपोर्ट से? मध्य प्रदेश में स्थिति थोड़ी अलग है। राजधानी भोपाल समेत करीब 10 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की खबर है। यहाँ मतलब वैसी बाढ़ जैसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन एक दुखद खबर जरूर है सिंगरौली जिले से। वहां बिजली गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई। ओह, ये भी मानसून का एक बहुत खतरनाक पहलू है, बिजली गिरना। जी। और वहां बारिश का अनुमान क्या है? अनुमान है कि अगले 3 दिनों तक हल्की बारिश का दौर जारी रह सकता है। तो मध्य प्रदेश में मानसून का असर तो है, पर उतना तीव्र नहीं है जैसा हमने अभी उत्तर भारत या पहाड़ी राज्यों में देखा। और झारखंड का क्या? क्या वहां भी ऐसी ही हल्की बारिश है? नहीं नहीं, झारखंड की कहानी बिल्कुल अलग है। वहां भारी बारिश ने खासा असर डाला है। राजधानी रांची में तो सिर्फ 3 घंटे की बारिश से सड़कें तालाब बन गई, घंटों तक ट्रैफिक जाम रहा और कई गाड़ियां पानी में फंसी रहीं। सिर्फ 3 घंटे में इतना असर? तो वहां के लिए तो चेतावनी भी होगी फिर? जी हाँ, झारखंड के लिए 18 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और एक आंकड़ा तो वाकई चौंकाने वाला है। पिछले 24 घंटों में झारखंड में सामान्य से 187% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। 187% ज्यादा? हाँ। ये तो अविश्वसनीय सा लगता है, खासकर जब हम मानसून की वापसी की बातें कर रहे हैं। इतना ज्यादा अंतर कैसे? हाँ, यही तो मानसून की वापसी के चरण की खासियत है। ये इस बात पर प्रकाश डालता है कि वापसी कोई एक समान यूनिफॉर्म प्रक्रिया नहीं है, जहां एक तरफ हवा का पैटर्न बदलने लगता है और कुछ इलाके कह सकते हैं सूखने लगते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में हमने देखा हल्की बारिश है, वहीं दूसरी तरफ कोई स्थानीय मौसम प्रणाली या फिर बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी वो झारखंड जैसे राज्यों में अत्यधिक तीव्र वर्षा करा सकती है। अच्छा। तो ये 187% का आंकड़ा वाकई असाधारण है और दिखाता है कि मानसून जाते जाते भी कुछ इलाकों में कितना शक्तिशाली हो सकता है। और हाँ, मध्य प्रदेश की घटना हमें याद दिलाती है कि मानसून के खतरे सिर्फ बाढ़ और भूस्खलन तक ही सीमित नहीं है, बिजली गिरना भी एक बड़ा जोखिम है। बिल्कुल। ये क्षेत्रीय भिन्नता हमें सीधे मानसून की वापसी के उस बड़े सवाल पे ले आती है। खबरें हैं कि पश्चिमी राजस्थान से मानसून की विदाई हो रही है, लेकिन फिर हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर भारत, यहाँ की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? क्या वापसी का मतलब सब जगह एक जैसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हरियाणा की ही बात करें तो वहां 8 जिलों में अभी भी बारिश का अनुमान है, लेकिन उससे भी बड़ी खबर वहां से कृषि क्षेत्र को लेकर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हरियाणा में लगभग 29 लाख एकड़ फसल को भारी बारिश और जल भराव से नुकसान पहुंचा है। 29 लाख एकड़? जी, और करीब 6000 गांव इससे प्रभावित हुए हैं। ये मानसून का एक और पहलू है, इसका आर्थिक असर। ये तो किसानों के लिए बहुत ही बड़ा झटका है। और पड़ोस में पंजाब का क्या हाल है? पंजाब और चंडीगढ़ में भी अगले 3 दिनों तक हल्की बौछारें पड़ने का अनुमान है और मौसम विभाग का मानना है कि यहां से मानसून की विदाई संभवतः 20 सितंबर के बाद ही शुरू होगी। तो यहां भी अभी असर बाकी है। अब आते हैं राजस्थान और दिल्ली पर। कहा जा रहा है कि पश्चिमी राजस्थान से वापसी शुरू हो गई है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि पूरे राजस्थान में मौसम साफ हो गया? यहीं पर मानसून की वापसी की जटिलता सामने आती है। तकनीकी तौर पर देखें तो हवा का पैटर्न बदलने के कारण मानसून सबसे पहले पश्चिमी राजस्थान से ही पीछे हटना शुरू करता है। हाँ? लेकिन जैसा आपने पूछा, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि पूरे राज्य में बारिश बंद हो गई, बल्कि इसके उलट हो रहा है। राजस्थान के जो दक्षिणी जिले हैं जैसे कोटा,
भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, वहां 17 से 19 सितंबर के बीच भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। क्या मतलब एक ही राज्य में एक तरफ से वापसी शुरू और दूसरी तरफ भारी बारिश का अलर्ट? ये कैसे मुमकिन है? और दिल्ली एनसीआर का क्या? ये इसीलिए मुमकिन है क्योंकि मानसून की वापसी कोई स्विच ऑफ करने जैसा इवेंट नहीं है। ये हवाओं के धीरे धीरे पीछे हटने की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। इस दौरान भी वायुमंडल में नमी बनी रह सकती है या कोई और लोकल वेदर सिस्टम सक्रिय हो सकता है जो बारिश करा दे। दक्षिणी राजस्थान में शायद यही हो रहा है। अच्छा। और दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ 17 और 18 सितंबर को हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। यानी यहाँ भी मानसून का असर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। और महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर भारत, वहां से भी तो बारिश की खबरें आई रही हैं ना? जी हाँ, बिल्कुल। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में अभी रुक रुक कर भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। और पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, वहां भी 16 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई थी, यानी आज तक। तो आगे भी असर रह सकता है। तो आप देख सकते हैं कि पश्चिम से वापसी शुरू होने के बावजूद देश के मध्य, दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में मानसून अभी भी काफी सक्रिय है। इससे एक महत्वपूर्ण बात साफ होती है कि मानसून की वापसी एक क्रमिक, धीरे धीरे होने वाली और क्षेत्र विशिष्ट प्रक्रिया है। पश्चिमी राजस्थान से हवाओं का लौटना महज एक शुरुआत है। वायुमंडल में जो नमी मौजूद है, बंगाल की खाड़ियां, अरब सागर से आने वाली हवाएं हैं, ये सब मिलकर देश के बाकी हिस्सों में मौसम को प्रभावित करती रहती हैं। यही वजह है कि हमें एक ही समय पर वापसी की खबर भी मिल रही है और भारी बारिश के अलर्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। और हरियाणा में जो फसल का इतना बड़ा नुकसान हुआ, वो ये भी दिखाता है कि इस वापसी के दौर का असर सिर्फ मौसम तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों की आजीविका पर, अर्थव्यवस्था पर भी सीधा पड़ता है। निश्चित रूप से ये मानसून के जो बहुआयामी प्रभाव हैं, उनको रेखांकित करता है। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? इन सारी रिपोर्ट्स को अगर हम एक साथ देखें तो तस्वीर काफी उलझी हुई सी है, लेकिन कुछ बातें स्पष्ट है। हिमाचल और उत्तराखंड में मानसून ने जाते जाते भयंकर तबाही मचाई है। जी भी खिंचेगी। हाँ। मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में बिल्कुल अलग अलग असर दिख रहा है। कहीं हल्की बारिश और बिजली गिरने का खतरा, तो कहीं सामान्य से लगभग 2 गुनी बारिश। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प है ये वापसी की कहानी। पश्चिमी राजस्थान से विदाई शुरू हो रही है, लेकिन दक्षिणी राजस्थान, महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर में भारी बारिश का अलर्ट अभी भी जारी है। हरियाणा में लाखों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। तो जैसा इन स्रोतों से पता चल रहा है, तस्वीर साफ है। उत्तराखंड और हिमाचल में सबसे ज्यादा तबाही है। बिहार और यूपी बाढ़ की चपेट में है, जबकि राजस्थान से वापसी शुरू होने के बावजूद कई इलाकों में भारी बारिश जारी है। ये वाकई एक जटिल स्थिति है। बिल्कुल। और इन सभी जानकारियों को अगर हम एक साथ रखें तो जो एक बड़ा विचार उभरता है वो ये है कि भारत जैसे विशाल और भौगोलिक रूप से इतने विविध देश में मौसम का पूर्वानुमान लगाना और फिर उसका प्रबंधन करना ये कितनी बड़ी चुनौती है, खासकर मानसून के इस संक्रमण काल में, इस ट्रांजिशन फेज में। एक ही समय पर देश के अलग अलग हिस्सों में इतनी भिन्न और तीव्र मौसमी घटनाएं, कहीं अचानक बाढ़ और भूस्खलन, कहीं लंबे समय से चली आ रही बाढ़, कहीं हल्की बारिश, कहीं अत्यधिक वर्षा और कहीं फसलों का भारी नुकसान, ये सब एक साथ हो रहा है। ये रिपोर्ट्स हमें इसी जटिल वास्तविकता की एक झलक देती हैं और ये बताती हैं कि हमें कितने मोर्चों पर एक साथ तैयार रहने की जरूरत होती है। ये वाकई एक जटिल तस्वीर है जिस पर लगातार नजर बनाए रखने की जरूरत होगी। आज इस जानकारी के विश्लेषण के लिए बस इतना ही।